नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पराली प्रबंधन के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी पराली को जलने से सरकारें रोक पाई हैं? सरकारों की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, वहीं नहीं मानने पर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि फिर भी पराली जलती रहती है? आज सवाल आपका में हम बात करेंगे कहां कमी है और क्यों है ये कमी, जिसकी वजह से सरकारों के सभी प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। किसानों को दंडित करना कितना सही है, यह भी चर्चा का विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा है कि किसानों को दंडित करना अंतिम उपाय नहीं है। इसकी बजाय उन्हें इसके निस्तारण के लिए इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि, मशीनें और उपकरण दिए जाने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? पराली अब भी जल रही है, राजनीति अब भी हो रही है, दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार अब भी ठहरा रही है और हर साल ऐसा होता है। एक चर्चा और भी करना जरूरी है। भूजल संरक्षण अधिनियम 2009 के आने से प्रदूषण के स्तर पर कुछ असर पड़ा है क्या? क्योंकि ज्यादा हालात तो पिछले एक दशक से ही खराब हुए हैं। आज सवाल आपका में हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ सवाल हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। क्या पराली प्रदूषण का प्रमुख कारण है? क्या किसानों की पहुंच में है सरकारी योजनाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो योजनाएं आती हैं, क्या किसानों पर मामले दर्ज होने से समाधान होगा? क्या पराली सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? ये सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। और जो लोग इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे जो नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं और नंबर पे आप कॉल करिएगा। ये वो नंबर है, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय खबर फास्ट के मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका मंच है। सवाल आपका एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम दर्शकों को मंच देते हैं, उनका अपना एक कार्यक्रम होता है और उनके मन में क्या सवाल है, क्या सुझाव हैं, वो इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा मैं आपको कि जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन मेहमानों के साथ आप जो भी सवाल करें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि मर्यादा का ख्याल रखें, पूरे तरीके से शालीनता का परिचय दें, लेकिन सवाल कितना भी कड़ा क्यों ना आप पूछ सकते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगा और इस कोरोना संकट में पराली कितने घातक है या धुआं कितना घातक है, प्रदूषण कितना घातक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ एक बार फिर आपको बता दें कि आपकी नजर में जो पराली है वो क्या मुख्य रूप से प्रदूषण का कारक है या इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय मेहता हैं, पर्यावरणविद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर अवनीत सिंह, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर अवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहले डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा मैं कि जो डॉक्टर संजय मेहता जी, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारक माना जा रहा है पराली, वो कितना बड़ा कारक आपको नजर आता है कि इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, या इसके अलावा और बहुत से ऐसे कारक हैं जो मुख्य हैं जो प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में सहायक हैं? जी, ऐसा है कि जो एक मूल स्तर पर जो प्रदूषण जो शहरों में रहता है, वो गर्मियों में गर्म हवा से वो फैल जाता है। लेकिन जैसे सर्दियां आती हैं तो ये जो शहर का जो मूल प्रदूषण है वो तो रहता ही रहता है। साथ में ये कि ये ब्याज भी मिल जाता है, जो पहाड़ों से ठंडी हवाएं नीचे आ रही होती हैं, तो वो हरियाणा, पंजाब, यूपी से लेके नीचे प्लेन्स की तरफ वो ये हवाएं जो हैं उस वक्त जलती हुई पराली का जो धुआं है उसको नीचे उतार के ले आती हैं। तो ये मूल के साथ ब्याज भी मिलता है हमें फिर यहाँ पे। कितना फीसदी इसका प्रदूषण को बढ़ाने में जो कारक ये बनता है, कितना फीसदी? देखिए, ऐसा है कि आप यूं समझ लीजिए कि अभी इस वक्त जो मूल स्थिति है उसमें तकरीबन 200 के आसपास
AQI चल रहा है, जी राइट। और जब आप पराली जब जलेगी और फिर जब हवाएं ठंडी ऊपर से लेके आएंगी तो 600 तक चला जाता है AQI। तो आप यूं समझ लीजिए कि 1/3 और 2/3। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से, नियमित दर्शक हमारे हैं। करीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार करीम खान जी। मैं ये बोल रहा हूँ, जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। क्या सरकार कोई ऐसी नीतियाँ नहीं बना सकती कि पराली न जलाया जाए, उसकी खाद बन जाए? सरकार को अपनी सरकारें ये देख रही है कि केजरीवाल की सरकार कैसे बदनाम हो, मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा, मुझे यहाँ सत्ता पाना है। सरकार अगर चाहे केंद्र सरकार तो उनको फंड देके जिन लोगों के पास ज्यादा खेतियां हैं वो 20 बाई 20 का एक गड्ढा खोद के परालियां उसमें जमा कर ले और पानी से उस गड्ढे को अगर भर दिया जाए तो वही पराली खाद के रूप में उनको मिल सकती है। मेरे जैसा एक मामूली आदमी इतना सोच सकता है। ये जो अच्छे अच्छे सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए नीतियां क्यों नहीं बनाते? उनको नीति बनाना चाहिए। जी मेरी समझ से तो है कि पराली अगर 20 बाई 20 के गड्ढे में भर के पानी भर दिया जाए तो खाद बन सकती है। जी शुक्रिया करीम खान जी सुझाव के लिए। बलदेव सिंह सिरसा से दर्शक हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जलावन का नुकसान तो है जी, इसमें किसान भी मनते हैं ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, उसका कोई कंट्रोल रेट नहीं गा, कोई सरकार का इंतजाम नहीं गा, सारी चीज़ों के नाल ऐसा हो रहा है। थैंक यू जी, शुक्रिया बलदेव जी। कुलदीप सिंह एक और दर्शक हैं, यमुनानगर से जुड़े हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप जी। सर, ये जो डिबेट है ना आपकी प्रदूषण के ऊपर, ये किसानों पर केस दर्ज करने से खत्म नहीं होगी समस्या, बल्कि सरकार ने किसानों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, यो तब समस्या होगी। एक तो इसका जो पराली ने काटने का औजार है, ट्रैक्टर का रोटावेटर, वो किसानों को सब्सिडी पर दिया जाए, जबकि सरकार ने सब्सिडी बंद कर रखी रोटावेटर की। तो सरकार ने किसानों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ना कि किसानों का जो केस दर्ज है, जो जुर्माना लगा, उनसे उस प्रदूषण नहीं खत्म होता, बल्कि और किसान परेशान होगा। जी, शुक्रिया कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी का ये कहना है कि मिलकर काम करना पड़ेगा। वाकई में दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके हालात सुधरेंगे। डॉक्टर अवनीत जी, स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेते हैं। इन दिनों में जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ज़्यादा असर पड़ता है, मौसम बदलता है और ऊपर से अब कोरोना का भी है, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक स्वास्थ्य के लिहाज से आम आदमी के लिए है? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो है कि वो बहुत ही ज्यादा आजकल के टाइम में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। और कोरोना का साथ चल रहा है, तो ये बात वही है फिर सोने पे सुहागे वाली कि प्रदूषण पहले ही बहुत ज्यादा है, और अगर इस स्थिति में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ जाता है तो उसे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है जी। और इससे ज्यादा हाई रिस्क पे रहने वाले लोग हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जिन्हें पहले कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो सभी हाई रिस्क पर रहते हैं। और वो लोग जो आउटडोर एक्टिविटीज में रहते हैं, जिन्हें रोज बाहर आना जाना होता है, ट्रैफिक में रहना होता है, दोपहिया वाहन पर जिन्हें निकलना होता है, इवन जब आगे आने वाले समय में फोग के साथ में स्मोक मिक्स हो जाएगा, स्मोक बन जाएगा, तब हेलमेट पहनने वालों को उससे ज्यादा और खतरा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के हेल्थ के लिए ये बहुत मेजर इश्यूज है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए श्वास रोग ही नहीं, स्किन, आईज, इन चीजों पर भी काफी बुरा असर आता है। डॉक्टर साहब, आऊँगा आपके पास और फिर अगली बार पूछूंगा आपसे कि इससे बचें कैसे। ये तो बढ़ रहा है और सरकारें या जिन जिन पार्टियों के बीच में जो कुछ चल रहा है, राजनीति हो रही, क्या कुछ हो रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन हमें तो अपने आप को बचाना। आपके पास आऊँगा। सुरेंद्र सिंह दर्शक है सिरसा से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हेलो जी सुरेंद्र जी, स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ सिरसा में 3 वैरायटी की जाती है जी। 1401, 17, 18, 18, 21 में और 1509। 1509 में गेहूं की बिजाई हो जाती है, 2 तोई लगाते हैं रोटावेटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पराली ज्यादा बढ़ती है, तो इसमें कोई मतलब मशीनरी वो नहीं है कामयाब बासमती में जी। तो यही समस्या है। बाकी हम प्रदूषण नहीं करना चाहते, हमारा भी ये बढ़ता है कर्तव्य है भी हम प्रदूषण नहीं करें। आग लगाना गलत बात है, उर्वरक शक्ति बढ़ती है, लेकिन कणक की बिजाई होनी चाहिए। गेहूं भिजा दो, आप कैसे भिजा दो, भाई आप कणक भिजा दो, हमें कैसे भिजा दो। अब ना तो कोई सिस्टम नहीं है, गौशाला वाले लेते नहीं है ये, तो गांठे बनाते हैं गौशाला वाले, मना कर देते हैं, हमारी गाय खाती नहीं। क्या करें, इसका जगह है नहीं, ना पंचायतों के पास है ना जमींदार के पास है, इसकी समस्या ज्यादा है। 1500 लोग की ज्यादा समस्या नहीं है, 1401, 17, 18 की इसकी पराली ज्यादा बढ़ती है, इसकी समस्या ज्यादा है जी। ये चलिए शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी। हमारी कणक की बुआई हो जाए 11वें महीने के अंदर। हाँ, बस यही है जी समस्या। ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी, आपने अपनी समस्या को रखा। राज एक दर्शक है पेहोवा से। राज जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राज जी। सर, मेरा एक सवाल है कि सरकार कह रही है कि हम किसानों की हेल्प कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन उल्टा किसानों को ही पैसे देने पड़ रहे हैं। अब पराली के जो अवशेष काटने के लिए आते हैं तो उनको किसान 500 से 1000 रुपए दे रहा है। जी, ये जो आप अवशेष कटवाने के लिए जिनको बुलाते हो वो आपसे 500-1000 रुपए लेते हैं? जी सर। 1 एकड़ के? सर, 1 एकड़ पे। और जबकि जो सीएचसी स्थापित की गई है वहां तो किसानों को फ्री में वो उपकरण दिए जाते हैं अवशेषों को नष्ट करने के, वो आप लोगों को पैसा चुकाना पड़ता है उसके लिए। जी जी जी। और आए दिन पेवा में प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ गई है सर, शाम होते ही चांद आग लगा देते हैं, जिससे आंखों में इतनी जलन होती है और सर सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। लेकिन किसान भी बेचारे क्या करें, अब फसल कटाने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, फसल अवशेष कटाने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर फसल की जमीन की हम बुआई करते हैं, डीजल के रेट इतने महंगे हो चुके हैं और 4-4-5 बार बुआई करें तो क्या करें सर, बताइए। जी, शुक्रिया राज सिंह जी, आपने अपनी समस्या को हमारे इस मंच के जरिए साझा किया और उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आप लोगों की बात पहुंच रही होगी। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। डॉक्टर संजय मेहता जी, 2009 में भू जल संरक्षण के लिए अधिनियम आता है और उसके बाद ये समस्या कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद जो धान की बुआई का, धान की रोपाई का समय जो है वो बढ़ जाता है। क्या ये एक कारक है या फिर ये चीज़ें धीरे धीरे करके ऐसे ही अपने प्रकृति के नियम के मुताबिक बढ़नी थी, हालात ऐसे धीरे धीरे करके होने ही थे? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसका मूल कारण जो था वो जो फसलों का समय जो बदलाव किया वो पंजाब ने शुरू किया, फिर हरियाणा ने भी वही फॉलो कर दिया। वो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉप की टाइमिंग के लिए जो ये इनको फार्मर्स को पुश किया गया है उसकी वजह से पिछले 5-7 सालों में ये समस्या शुरू हुई है। उससे पहले ये समस्या नहीं होती थी, क्योंकि इससे पहले भी वो पराली जलाते थे, लेकिन उस वक्त अभी गर्मी होती थी और गर्म हवाएं जो है वो इनको पाकिस्तान की तरफ ले जाया करती थी और ये शहर की तरफ नहीं आती थी, ठंडी हवा के साथ शहरों की तरफ नहीं आती थी, ये प्लेन्स की तरफ। तो ये वाकई ये एक डिसीजन थी वो उस वक्त ली गई कि भाई वो बारिश का पानी जब आए तो उसके बाद ही ये इसमें बुआई करी जाए। तो वो जो डिसीजन ली अब उसका वापस रिवर्स करना ये तो अब एक्सपर्ट्स ही बताएंगे इसके बारे में। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ इन किसान भाइयों की सबकी बातें सुन के कि वाकई इसका इलाज इनको परेशान करने से नहीं है, हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक समस्या है जिसका भोग जो है वो
दूसरे शहरों में उनको उठाना पड़ता है, और वो उनसे सरकारें पोल्यूशन सेस भी लेती हैं। और जब वो पैसा लिया जाता है तो क्यों नहीं उसी पैसे से इनकी जो बुआई का जो कटाई का जो खर्चा इनको जो पड़ता है, वो उस पैसे से उनका निवारण किया जाए वहां पे। जी उसका खर्चा जो है वो सरकार उठाए, हम शहरों से पैसा लें और वो गांव में किसानों के ये उनको बेनिफिट दें। अच्छा, और वो जो मटेरियल जो किसी के काम देखने में नहीं आ रहा, लेकिन अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो उससे गत्ता बन सकता है, कागज बन सकता है, यहाँ तक कि कुछ इंजीनियर्स ने उससे लकड़ी भी बनाई है, और लकड़ियों से उन्होंने फौजियों की बैरक्स भी बनाई है। आप ये सोचिए कितना ये एक हमारे देश के लिए एक वो गर्व का होगा कि हमारे किसानों की मुसीबत को दूर करके और हमारे जवानों की भी मुसीबत दूर करी जाए। वो इतनी ठंड में जो हमारे फ्रंटियर पर जो जवान बैठे हैं लद्दाख में, हम अगर उनके लिए बैरक्स बनाएं इनकी लकड़ी से बना के, तो उनकी भी वहां पर डीजल की खपत कम होगी, केरोसिन की खपत कम होगी, और यहाँ पर भी जो किसानों की जो एक उनके लिए जो यूजफुल नहीं है अभी आज, वो एक यूजफुल चीज बन जाती है। बिल्कुल, उसका लाभ किसानों को मिलेगा और देश की तरक्की में भी उसका योगदान होगा। नरेंद्र पाल है, आ रहा हूं डॉक्टर साहब। एक चीज और मैं कहना चाहता था जी, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। बिल्कुल सर। जो शहरों में भी हम लोगों के साथ जो हो रहा है कि जो हम जो मूल यहाँ पर जो जलाया जा रहा है, जो मूल प्रदूषण हमारा यहाँ जो है, उसके लिए भी उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की जो ये नीतियां जो है कि वो किलोग्राम के हिसाब से वो कचरे को उठाने वाले को वो पैसा दे दिया जाता है, 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसको दे दिया जाता है। वो डेली का मेट्रिक टन 1500 मेट्रिक टन वो कूड़ा गुड़गांव का उठा के वो बंदवारी में डाल दिया जाता है। अब क्यों नहीं इस चीज में वो अपनी नीति में बदलाव करें कि वो उनको कूड़े में से आधा जो है वो तो खाद बन सकती है, और जो बाकी 2/3 जो बचता है उसमें से वो रिसाइक्लेबल होता है। तो मुश्किल से 5-10% जो बचता है वो भी कंप्रेस करके सीमेंट की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अपने कहीं ना कहीं हम अपने वेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी ज्यादा है डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं हमें नीतियां ऐसी बनानी पड़ेंगी, हालात बदल सकते हैं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ नरेंद्र पाल कैथल से। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। चलिए संपर्क टूट गया नरेंद्र जी से। कमलदीप पुनिया है पेहोवा से। कमलदीप जी स्वागत है। कमलदीप जी, हेलो जी आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हेलो कमलदीप जी मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए आप। हेलो चलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार दोबारा से आप जुड़े, फिर से कॉल करें। मैं डॉक्टर अवनीत जी, इससे बचें कैसे? ये हालात तो बनने शुरू हो गए हैं और ये आने वाले और कुछ दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन इन हालातों से निपटने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसान अपने स्तर पर कोशिश करें, सरकारें नीतियां बनाएं, ये अलग विषय है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका जो एक एक्यूट इम्पैक्ट आता है हमारी सेहत के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी आईज के ऊपर, वो तो है ही है, वो एक एक्यूट, इससे हम बात नहीं आते हैं। लेकिन इसका एक जो क्रॉनिक इम्पैक्ट है जो कि सारे यूनिवर्स पर आ रहा है, वो ये है कि जैसे ये प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमारी पृथ्वी जो है बहुत गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बहुत हाई आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ अगर हम इसे हेल्थ से जोड़ते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, जिस वजह से आजकल ये कैंसर, स्किन कैंसर, आईज की ऐसी गंभीर रोग जो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसका मेन कारण ये एयर पोल्यूशन है। अब इससे अगर बचा जाना है तो इसके लिए जो हम अभी कर सकते हैं वो यही है कि जैसे कोरोना में भी हम मास्क ही एकमात्र अभी तक हमारे पास वैक्सीन है, उसी तरीके से हमें एक प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा ट्रैफिक जहाँ से है उस रोड को अवॉइड करना चाहिए। एयर प्योरीफायर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है पॉलन से, हीट से, तो ये चीज की जा सकती है। बाकी इसके लिए हमें ज्यादा ध्यान यही देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट
प्लांटेशन करनी चाहिए, प्लास्टिक बैग का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए। और किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसानों को जागरूक और फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको सुविधाएं प्राप्त करवानी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि वो पराली ना जलाएं तो उसके लिए उन्हें सुविधाएं मिलेंगी तो और उन्हें जागरूक किया जाएगा तो ये सब संभव है। बिल्कुल, मोटिवेशनल प्रक्रिया कारगर साबित हो सकती है। दर्शक जुड़े पंचकुला से ज्योत सिंह जी, स्वागत है आपका। ज्योत सिंह जी बोलिए, सुन पा रहा हूं आपको। सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है कि आप जब कॉल करें तो अपने टीवी सेट की आवाज़ आप कम कर दें, क्योंकि जब आप टीवी सेट खोलकर बात करते हैं तो आप तक हमारी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पाती, या फिर आपको आवाज़ दोहरी सुनाई देती है, तब हम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाते, आप ठीक से सवाल नहीं पूछ पाते। विकास राणा है कुरुक्षेत्र से। विकास जी, स्वागत है। जी सर बोलिए। हेलो जी बोलिए विकास जी। जी सर सबसे पहले आपका धन्यवाद। बड़ी अच्छी पहल है, प्रदूषण को लेके आपकी जागरूकता की जो पहल है जी खबरफास्ट की। मेरा सुझाव ये है सर, जैसे सरकार जो पराली प्रबंधन के लिए जो उपकरण, मशीनरी जिसको बोलते हैं, वो दे रही है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रही किसानों के लिए, तो उसमें थोड़ा इनको सुधार करना चाहिए। कहाँ और जो समस्या आती है विकास राणा जी, उन उपकरणों में आप लोगों को दिक्कत कहाँ आती है? उनको वहां से लेने में दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है, जैसे इन्होंने एक मल्चर दिया है, जब उससे हम खेत के उसमें पराली का प्रबंधन करते हैं तो मिट्टी में चली जाती है पराली नीचे, और जब उस खेत की हम जुताई करते हैं तो वो फिर से ऊपर आ जाती है, जैसे उसमें जी आ जाती है, जिसमें बिजाई में दिक्कत आती है। तो वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं है जी वो चीजें। बजाय उन उपकरणों के जो फैसिलिटी हम, जैसे जो खेत से पराली उठाने वाले हैं उनको जो हम सरकार पेमेंट दे रही है, उसकी बजाय अगर किसान को वो मिल जाए तो उससे फर्क पड़ सकता है सर। जी शुक्रिया विकास राणा जी, आपने समस्या भी बताई और उसके साथ में आपने सुझाव भी दिया। डॉक्टर संजय मेहता जी, पर्यावरण को संरक्षित करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा मैं चाहूँ जो दर्शकों के लिए बेहतर सुझाव हो सकते हैं, और मेल जोल की बात भी की एक दर्शक ने कि किसान और सरकार के बीच तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें केवल किसान और सरकार नहीं बल्कि आम आदमी को भी इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। केवल हम पराली को जिम्मेदार मानकर, पराली को एक मुख्य कारण मानकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम भी रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं कि कितनी जगहों पर तो कूड़ा जलता है, कितनी जगहों पर वेस्टेज जो किया जाता है उसको ऐसे ही हवा में फेंक दिया जाता है, कितनी जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कितनी तादाद में, लाखों की तादाद में जो जनरेटर होते हैं वो डीजल वाले इन दिनों में खूब चलते हैं जब बिजली की दिक्कत होती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, गाड़ियों का धुआं है, कितनी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिन फैक्ट्रियों को न तो लाइसेंस है और न उसके बाद भी वहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर लेते, इतनी तादाद में होती है, कोई मानक नहीं है, जिस पर काम करना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और बात यही है कि हम अगर इसको अपना एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए और अगली बार जब हम सरकार चुने तो हम नागरिक के तौर पर इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान दें कि क्या नीति सरकारें जब बना रही हैं तो वो जब हमारे पास आती हैं वोट लेने के लिए तो हम उनसे पूछें कि तुम किस तरह की नीतियां बना रहे हो, क्या तुम हमारे वातावरण और इनका भी ध्यान उसमें रख रहे हो, नहीं रख रहे हो। अच्छा, इसमें एक ये आपने पूछा कि हम लोग क्या, एक आम आदमी क्या कर सकता है, तो एक आम आदमी जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है कि यानी कि वो जो कूड़ा जो वो पैदा करता है, यानी कि हर घर में हम लोग आधा जो कूड़ा हमारा होता है वो हमारा किचन से ही वेस्ट निकलता है, आधे से ज्यादा किचन का वेस्ट होता है। अगर हम उस किचन के वेस्ट को ही अगर सब अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के उसकी खाद बनाएं, मटकों में रख के उसमें सूखे पत्ते डालें और वो 30 दिन में वो मटके के अंदर वो खाद बन जाती है। मुझे पिछले 3 साल से घर से एक भी मुझे किचन का वेस्ट बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी है, और वो जो मटकों में 30 दिन में खाद बन जाती है वो अगर मेरे काम नहीं आती तो मेरा पड़ोसी ले जाता है मेरे से।
तो सिर्फ हमें सिर्फ प्रबंधन करने हैं। हम हर कोई अपना एक एक कदम अगर छोटा छोटा कदम उठाए तो पूरे देश के अंदर वो एक बहुत बड़ी एक हम ये बदलाव ला सकते हैं। हमें सिर्फ सोच बदलनी है। ये जो जिसको हम आज कूड़ा समझ के अपने घर से वेस्ट बना के भेज रहे हैं बाहर, वो एक्चुअली देखा जाए तो रिसोर्स है। हम उसमें से अगर कागज जितना निकाल सकते हैं तो हमें उतने पेड़ बच जाते हैं। हमारे पेड़ कटने से हमारा जो CND का वेस्ट होता है, अगर उस CND वेस्ट को अगर प्रॉपरली अगर रिसाइकल किया जाए तो उसमें से रेत वापस निकल आती है। तो वो जो माफिया, जो सैंड माफिया जो वहाँ लगा हुआ है, जो नदियों में से निकाली जा रहा है और नदियों में बाढ़ आती रहती है हर साल, तो उनके ऊपर भी अपने आप रोकथाम लगेगी। अगर हम अपनी सब जो चीजें हम जिनको हम वेस्ट समझ रहे हैं, अगर हम उनको सिर्फ सोच बदलनी है, हर कोई अपनी अपनी थोड़ी सोच बदले और इसका अगर इस्तेमाल करना शुरू करे और इस्तेमाल के लिए नीतियों के लिए सरकारों को पुश करे, तो मेरे ख्याल से हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। बहुत बेहतर बना सकते हैं। सरकार, समाज, ये सब लोग अपनी सोच बदलें, नीतियां बेहतर बनाएं और हमें हर चीज़ का बेहतर तरीके से निस्तारण करने का जो तरीका है वो समझ में आना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर संजय मेहता जी ने बताया, डॉक्टर अवनीत सिंह जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और जो आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज पराली प्रदूषण और इसके प्रबंधन को लेकर बात कर रहे थे। कुछ लोगों के कॉल भी सामने आए तो उन्होंने कहा कि केवल यही रास्ता नहीं है कि किसान को प्रेशराइज कर दिया जाए, किसान पर जुर्माना लगा दिया जाए। रास्ता ये भी निकल सकता है कि दोनों मिलकर काम करें। और हमारे एक्सपर्ट लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी है, किसी भी प्रदेश की सरकार है, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में दोषी, आरोपी केवल एक राज्य की सरकार नहीं, सभी राज्यों की सरकारें। कहीं पर पराली कारक है तो कहीं पर फैक्ट्रियां हैं, कहीं पर गाड़ियां हैं और कहीं पर कोई और कारण है। एक नीति के बाद चर्चा कर रहे थे। ये जो ज़मीन का पानी है उसको संरक्षित करने के लिए अधिनियम आया था 2009 में। उसके बाद पिछले 5-7 सालों में हालात बिगड़े हैं, तो क्या उसको लेकर कुछ नया कदम सरकारों की तरफ से उठाया जाएगा, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। हालांकि हरियाणा की सरकार बात करती है मेरा पानी मेरी विरासत, उसको बचाने की, जो मेरा ज़मीन का पानी उसको संरक्षित कैसे रखा जाए। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं, बेहतर नीतियाँ बनानी है और कूड़े का, कचरे का, पराली का बेहतर निस्तारण हो, उसके लिए बेहतर प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। सवाल आपका का निष्कर्ष यही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।